दोस्तों, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन ना तो साइंस के पास होती है और ना ही इंसानी दिमाग के पास। ऐसे इंसिडेंट्स ग्रे जोन के अंदर आते हैं और शायद इसी ग्रे जोन को सुपरनैचुरल बोला जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में जो हमें हमारे सब्सक्राइबर निशांत ने भेजा है। निशांत हरियाणा के रेवाड़ी जिले से आते हैं। उन्होंने बताया कि एक रात उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनकी माँ उनके घर से दूर चरखी दादरी में रहा करती हैं, उनके छोटे भाई के साथ। तो एक रात 10 बजे निशांत के छोटे भाई का कॉल आता है और वो कॉल पर बहुत ही डरा हुआ था। वो डरते डरते कहता है कि भैया जल्दी आ जाओ, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अपने भाई की आवाज़ में ऐसा डर देखकर निशांत भी सहम गया और वो रात को 10 बजे ही अपने घर रेवाड़ी से चरखी दादरी जाने के लिए अपनी बाइक से ही निकल गया। अब रात का समय था, सुनसान रोड, और ये सर्दियों की रात थी। निशांत ने बताया था वो दिसंबर का महीना था और वो अपनी बाइक पर फुल रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रेवाड़ी और दादरी के बीच एक गांव पड़ता है, नीमखेड़ा। उस गांव के पास से एक शॉर्टकट जाता है जो सीधा उसे हाईवे से कनेक्ट करता है। उस शॉर्टकट से लगभग 30 मिनट तक बच जाती है। दोस्तों, ये जो शॉर्टकट होते हैं ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम इंसानों की चाहे जान चली जाए, पर हम लेंगे तो शॉर्टकट ही। हमें जाना जल्दी ही है, चाहे हमारे पास दुनिया भर का टाइम हो। तो निशांत ने भी वही गलती की। उसने सीधा शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ा और कच्चे रास्ते पर निकल गया। वो रास्ता खेतों के बीच से होता हुआ जा रहा था। एकदम सुनसान रास्ता, दूर दूर तक कोई नहीं। निशांत को ये बात बड़ी अजीब लगी। इतनी ठंड में किसी इंसान का ना होना तो नॉर्मल बात थी, पर उसे ना तो किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और ना ही किसी और जानवर की। उसे लगा ये ऐसा क्या सुनसान रास्ता है जहाँ दूर दूर तक कोई है ही नहीं। पर अब वो कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ता रहा। वो रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और संकरा था, इसलिए उसकी रफ्तार बिल्कुल धीमे थी। धीमे धीमे चलते हुए उसे कुछ देर हो गई और 20 मिनट के बाद उसे सूसू का प्रेशर हुआ। एक बार तो उसे लगा कि अब मैं अपने घर जाकर ही वॉशरूम जाऊंगा, पर फिर जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने बाइक साइड में लगाई और वहीं पर एक दीवार के साथ खड़ा होकर सूसू करने लगा। ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेले खड़े हुए उसे डर तो बहुत लग रहा था, पर नेचर्स कॉल के सामने कोई कर ही क्या सकता था। तो वो चुपचाप खड़ा खड़ा सोच रहा था कि ये कोई पुरानी टूटी फूटी हवेली लग रही है। जिस दीवार पर वो पेशाब कर रहा था वो किसी पुरानी खंडर हवेली का हिस्सा था। वो भी सोच रहा था कि यहाँ पर भी कभी कोई फैमिली रहा करती होगी और आज ये हवेली खंडर पड़ी है। पर खैर, मुझे क्या करना है। उसने अपना काम ख़त्म किया और अपनी पैंट बंद करके जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो एकदम से वो डर गया। पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने एक बूढ़ा आदमी उसको टकाटक देख रहा था। उसे देखते ही एकदम निशांत के मुंह से आवाज निकली, बोले, चाचा आप कौन? तो चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो निशांत ने फिर से पूछा, अरे चाचा क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? तो वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे क्या? अब इस सुनसान रास्ते पर अकेले बूढ़े आदमी को वो क्या ही मना करता। तो वो बोला, ठीक है चाचा, बैठ जाओ, और उसे अपने साथ बाइक पर पीछे बिठाकर निशांत आगे निकल पड़ा। अब निशांत को चलते हुए 5 ही मिनट हुई थी कि उसके दिमाग में एक बात ठनकी। उसे लगा ये चाचा बोल रहे थे कि इनकी गाड़ी खराब हुई है, पर वहाँ खेतों पर दूर दूर तक ना ही कोई गाड़ी थी ना ही कोई घर था। तो आखिर इनकी गाड़ी खराब कहाँ हुई है? तो निशांत ने चाचा से पूछा, चाचा आपकी गाड़ी किधर खड़ी थी? तो चाचा बोले, बेटा मैं पास के ही गांव से हूँ, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ फंसा हुआ हूँ। मेरी गाड़ी तो 2 किलोमीटर पीछे है। मैं पैदल चलते चलते यहाँ मदद ढूंढ रहा था कि तुम्हारी बाइक दिखी और मैं तुम्हारे पास आ गया। निशांत चाचा की बात से सेटिस्फाइड तो नहीं हुआ था, पर उसने इसे इग्नोर करना ही ठीक समझा। एक तो जब से वो चाचा उसके पीछे बैठे हैं उसे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। अब वो कच्चा रास्ता खत्म होके हाईवे पर भी आ गया, पर वो स्मेल उसका पीछा नहीं छोड़ रही।
एक बहुत ही गंदी तीखी सी स्मेल, मानो कोई जानवर मरा पड़ा हो। तो उसने चाचा को भी इस बारे में पूछा कि चाचा आपको भी ये स्मेल आ रही है क्या? तो चाचा बोले नहीं बेटा, पीछे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। तो निशांत को बड़ा अजीब लगा, पर उसे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था कि वो स्मेल चाचा आपके अंदर से आ रही है। अब वो दोनों धीरे धीरे अपने रास्ते में आगे बढ़ रही थी। यूं तो निशांत इस रूट पर पहले भी कई बार आया है, पर आज पता नहीं क्यों उसे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज ही रात सारी बर्फ गिरेगी, और वो ठंड से सिकुड़ता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पर तभी उसकी नज़र रिवर्स मिरर पे गई। रिवर्स मिरर में चाचा का आधा चेहरा दिख रहा था, और उनके चेहरे पर एक जख्म सा उभरा हुआ था। उनके इस पूरे हिस्से में ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नोच लिया हो। बहुत देर तक अपनी क्यूरियोसिटी शांत ना होने के बाद निशांत ने थक हार के पूछ ही लिया। बोला चाचा, आपके चेहरे को क्या हुआ? ये जख्म का निशान कैसा है? पहले तो चाचा चुप रहे, पर निशांत के फिर से पूछने पर चाचा बोले, बेटा ये अपनों के दिए हुए घाव हैं, ये कभी नहीं भरते। चाचा की ऐसी बातें सुनकर अब निशांत को डर सा लगने लगा था। उसने चाचा को बोला भी कि चाचा आप तो मुझे डरा रहे हो, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। पर चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उन्हें चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो निशांत को याद आया कि मैं अपनी माँ को कॉल कर लेता हूँ कि मैं रास्ते में हूँ, पहुँचने वाला हूँ। पर जब निशांत ने बाइक साइड में लगाकर अपना मोबाइल निकाला तो उसने देखा कि नेटवर्क ज़ीरो था। उसके लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि इस रूट पर हमेशा नेटवर्क फुल रहता है, और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि उसके मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। उसने चाचा से पूछा कि आपके पास मोबाइल है क्या, मुझे माँ को कॉल करना है। पर चाचा ने साफ मना कर दिया। बोला बेटा मैं मोबाइल नहीं रखता। अब निशांत को अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था। वो सोचा मैं इस बूढ़े आदमी की हेल्प कर रहा हूँ और ये मुझे एक मोबाइल तक नहीं दे सकता। आज के टाइम में भला किसके पास मोबाइल नहीं होगा। उसने गुस्से में बाइक स्टार्ट की और आगे चलना शुरू किया। जितना वो आगे बढ़ते जा रहे थे, सफ़र उनके लिए उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। अब आगे चलते चलते धुंध बढ़ती जा रही थी। एकदम इतनी धुंध बढ़ते देख निशांत ने अपनी बाइक की रफ्तार स्लो कर दी थी। तो चाचा उसको बोले कि बेटा अगर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ी देर के लिए बाइक साइड में लगा लो, हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। पर निशांत का कहना था कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी पहुँचना है। तो उसने बाइक नहीं रोकी और वो धीरे धीरे चलते रहे। थोड़ा आगे चलकर निशांत बोला कि अब थोड़ी ही देर में हनुमान मंदिर आने वाला है, वहाँ पर मैं पंडित जी को जानता हूँ, उनके फ़ोन से अपनी माँ को कॉल कर लूँगा। निशांत की ये बात सुनते ही चाचा के चेहरे के भाव बदल गए। निशांत अपने रिवर्स मिरर में देख रहा था कि चाचा के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। वो अब गुस्से से निशांत को घूर रही थी। वो बोले बेटा तुम्हें अपने माँ को कॉल करने की इतनी क्या जल्दी है, थोड़ी देर में घर पहुँच ही जाओगे, अपने सीधा चलते रहो। निशांत को लगा इस आदमी को क्या दिक्कत है, एक तो मैं इसको लिफ्ट दे रहा हूँ, ऊपर से ये मुझे ही ऑर्डर दे रहा है। तो निशांत ने अपनी आवाज़ में जोर डालते हुए कहा कि मुझे हनुमान मंदिर रुकना ही होगा, अगर आपको जल्दी है तो किसी और के साथ चले जाइए। और वो चाचा चुप हो गए। आगे चलकर जब हनुमान मंदिर आया तो निशांत ने अपनी बाइक रोकी और चाचा को बोला कि आप 1 मिनट रुको, मैं बस कॉल कर कर आता हूँ। तो चाचा कुछ सक पकाए हुए थे। चाचा बोले बेटा जल्दी आना, मुझे भी जाने की बहुत जल्दी है। तो निशांत जल्दी से पंडित जी के पास गया और उनके लैंडलाइन फ़ोन से अपनी माँ को कॉल लगाया और माँ को बताया कि माँ मैं रास्ते में ही हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं पहुँचने वाला हूँ। और जैसे ही वो कॉल करके वापस आया तो उसने देखा उसकी बाइक तो वहीं खड़ी थी, पर आसपास चाचा कहीं नहीं दिख रहे थे। उसने यहाँ वहाँ आवाज़ भी लगाई कि चाचा आप कहाँ हो, जल्दी आओ हमें निकलना है, पर कोई आवाज़ नहीं आई। चाचा वहाँ से जा चुके थे। निशांत को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जो बंदा इतनी जल्दी में था वो इस सुनसान रास्ते पर कहाँ गायब हो गया। पर उसने एक चीज़ नोटिस की कि चाचा के जाते ही उसके मोबाइल में नेटवर्क फुल आ गई, मानो चाचा ही उसके नेटवर्क को रोक के बैठे हों। ये चीज़ उसके हलक से नीचे नहीं उतर रही थी, पर वो इस बात से खुश था कि चलो अब मुझे वो गंदी बदबू तो सहन नहीं करनी पड़ेगी। और वो चुपचाप अपने रास्ते पर आगे निकल गया। आगे 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो अपने घर पहुंचा।
घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका छोटा भाई अपनी माँ के सर पर पट्टी कर रहा था। अपनी माँ को देखकर उसे बहुत सुकून मिला और उसने सीधा जाकर माँ को गले लगा लिया। बोला, माँ आप ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। इसी तरह बातें करते हुए वो तीनों रात को सो गए। पर निशांत के दिमाग में चाचा का चेहरा बार बार आ रहा था। निशांत इस इंसिडेंट को बुलाने से भी नहीं भूल पा रहा था। अगले दिन निशांत जब छत पर बैठकर धूप सेक रहा था तो पड़ोस के ही एक दादाजी उसके पास आकर बैठ गए और उससे उसका हालचाल पूछने लगे। तब निशांत के मन में आया कि इन्हें शायद नॉलेज होगी, ये यहाँ पर बहुत सालों से रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि दादाजी मुझे एक बात बताइए, मैं जब कल रात को यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। और एक एक करके सारा इंसिडेंट निशांत ने दादाजी को बताया। तो जब दादाजी ने निशांत की बातें सुनी तो उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने सर पर पटक दिए। बोले, बेटा तू ठीक तो है ना? तो निशांत बोला, हाँ दादाजी मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, पर आपको क्या हुआ? ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो आप इतना डर गए हो? तो दादाजी ने बताया, बेटा वो कोई आम इंसान नहीं था। कुछ साल पहले उसी हाईवे पर एक बाप और बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। कहा जाता है कि एक्सीडेंट में बेटे को बहुत चोटें आई थी, जबकि बाप का आधा चेहरा जल गया था। और वो बाप उसी हाईवे पर पूरी रात मदद की गुहार लगाता रहा। उसका बेटा बेहोश था, बहुत ही सीरियस हालत में था। बाप लोगों से लिफ्ट मांगता रहा कि प्लीज़ कोई गाड़ी रोक दो और मेरे बेटे को अस्पताल तक ले जाओ, पर पूरी रात किसी ने भी उन्हें लिफ्ट नहीं दी। उसके बेटे ने रात को तड़प तड़प कर वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। जब सुबह वहाँ पर सब लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बेटे की जान तो रात को ही चली गई थी और पूरी रात सदमे से बाप ने भी रो रो कर अपनी जान दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाप की मौत का कारण एक्सीडेंट नहीं, हार्ट फेलियर था। डॉक्टर का कहना था कि एक्यूट इमोशनल पेन से इनकी जान चली गई। अपने जवान बेटे को अपनी गोद में इस तरह तड़प तड़प के मरता हुआ देखकर वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि उस पिता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो आज भी उसी हाईवे पर लोगों से लिफ्ट मांगता है और जो उसे लिफ्ट देने से मना कर देता है उसका आगे चलकर एक्सीडेंट हो जाता है। बेटा ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने उस बूढ़े आदमी को लिफ्ट दे दी और तुम सही सलामत घर आ गए, नहीं तो ये तड़पती हुई आत्माएं किसी को नहीं छोड़ती। दादाजी की बात सुनकर निशांत के रोंगटे खड़े हो गए। तो निशांत बोला, दादाजी मुझे एक बात बताओ, अगर वो प्रेत आत्मा ही थी तो वो अचानक से भागा क्यों? तो दादाजी बोले, बेटा ये सब हुआ है हनुमान मंदिर की वजह से। जब तुम हनुमान मंदिर के सामने रुके तो उस प्रेत को वहाँ से भागना पड़ा। हनुमान जी के तेज के सामने कोई बुरी आत्मा नहीं टिक सकती। अगर तुम मंदिर में ना रुकते तो तुम्हारी जान पर भी खतरा हो सकता था। इन आत्माओं पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। अब निशांत को दादाजी की सारी बातें समझ में आ गई कि क्यों पूरे रास्ते उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और उसके लिए रास्ता इतना डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। वो प्रेत चाहता ही नहीं था कि कोई भी बेटा अपनी मंजिल तक पहुंचे। अगर निशांत मंदिर से पहले कहीं भी रुक जाता तो ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी ट्रिप होती। निशांत बताता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ जो मैं आज ज़िंदा हूँ और आपको अपनी कहानी बता पा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें अंदर तक हिला देते हैं, पर अगर हम इन इंसिडेंट से सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी में सुख शांति से रह सकते हैं। मैं इसी तरह के रियल इंसिडेंट्स भी आगे आप सबके सामने लाता रहूँगा, और अगर आपके पास भी इस तरह कोई सच्चा किस्सा है तो आप मुझे भेज सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर या मेरे इंस्टाग्राम डीएम पर। मैं उसे आप सबके साथ शेयर करूँगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।